तो आप मानो या ना मानो, जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ीचर और इंटरव्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो फ़ीचर होता है वो है प्रॉमिसेस, और किस तरह से एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट काम करती है। और फैक्ट ये है कि बहुत सारे डेवलपर्स को, मेजॉरिटी डेवलपर्स को पता ही नहीं होता है कि इसको करेक्ट तरीके से कैसे यूज़ करना है और कैसे इसके अंदर एरर्स वगैरह हैंडल करनी है। सो आज की इस वीडियो के अंदर उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कॉलबैक्स क्या होते हैं, प्रॉमिसेस क्या होती है, क्या इनकी यूज़ केसेस है और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। शुरू करते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉल बैक और प्रॉमिसेस की बात करने वाले हैं। तो जब भी इनकी बात आती है तो हम दो वर्ड सुनते हैं, एक है सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन और दूसरा है एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। अब सबसे पहले ना इनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो हमें कॉल बैक्स और प्रॉमिसेस समझ में आ जाएंगे। तो उसके लिए ना यहाँ पर एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन इसको नाम देते हैं, एंड यहाँ पर इसको मैं कॉल कर देता हूँ। एंड इसके अंदर console.log करते हैं, फर्स्ट लॉग, सेकेंड, थर्ड लॉग, फोर्थ लॉग, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो नोड ऐप डॉट JS, फर्स्ट लॉग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एज एक्सपेक्टेड ये काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, जिस ऑर्डर में ये हमने लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कोड है ना, ये है सिंक्रोनस कोड, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। जब तक पहली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है तब तक दूसरी नहीं हो सकती है, जब तक दूसरी नहीं हो रही तब तक तीसरी नहीं होगी, सो एंड सो फोर्थ। इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, लाइन बाय लाइन। अब ये काम कैसे होता है इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि लेट्स से ये हमारा थ्रेड है, कंप्यूटर के अंदर थ्रेड है, CPU का थ्रेड ये होता है, एंड लेट्स से कि ये 4 console.logs है हमारे पास, राइट। अब ये इस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी पहला console log एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो थ्रेड के ऊपर आएगा, एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि थ्रेड के ऊपर एक बार एक ही जो टास्क है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अभी के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि console log जो है हमारा एक टास्क है। हालांकि इंटरनली एग्जैक्टली एक टास्क मतलब वो मैपिंग नहीं है, इसके ऊपर हम अलग से डिटेल में वीडियो बना सकते हैं, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अभी ऐसा समझ लीजिए कि ये जो console log है ये एक टास्क है और ये थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जब तक ये एग्जीक्यूट यहाँ पर हो रहा है, इसके ऊपर इसके साथ में दूसरी और कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा तभी सेकेंड लॉग जो है ये इसके ऊपर आके एग्जीक्यूट हो सकता है, फिर ये हो जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर चौथा। इस तरह से लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है और थ्रेड के ऊपर एक ही चीज़ एक बार एग्जीक्यूट होती है। इसको हम बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट, जो है ना कुछ इस तरह से काम करता है। ये है सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट। ओके, सो अब देखिए, इसकी वजह से ये लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई थी। ओके, अभी ये तो बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन का। इसको थोड़ा सा ना रियल वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो सारे है इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ये गया। अब यहाँ पर ना लेट्स से कि हम कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसके अंदर ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर करने का जो फ्लो होता है ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से कि किसी भी ऑर्डर को प्लेस करने के टाइम कुछ मल्टीपल स्टेप्स हमें करनी होती है। तो इसके अंदर सबसे पहली स्टेप हो सकती है कि हमें इन्वेंट्री चेक करनी है। सो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, चेक इन्वेंट्री। ये एक फंक्शन हो गई। यहाँ पर लॉग करते हैं console.log चेकिंग द इन्वेंटरी, राइट, इस तरह से। उसके बाद में भी हमारे पास फंक्शन हो सकती है कि ऑर्डर क्रिएट करे डेटाबेस के अंदर। सो क्रिएट ऑर्डर वाली एक फंक्शन हो सकती है। यहाँ पर करते हैं console.log क्रिएटिंग एन ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास फंक्शन हो सकती है चार्ज पेमेंट को चार्ज करने के लिए, console.log चार्जिंग द पेमेंट। और उसके बाद फाइनली ये हो सकता है कि हम यूज़र को इनवॉइस भेजें ईमेल से। सो यहाँ पर करते हैं सेंड इनवॉइस, इस तरह से console.log सेंडिंग
द इनवॉइस। इस तरह से देखिए 4 फंक्शंस हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इनको सबको यहाँ पर कॉल करेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहली थी हमारी चेक इन्वेंट्री, उसके बाद है क्रिएट ऑर्डर, उसके बाद है चार्ज पेमेंट, उसके बाद है सेंड इनवॉइस, राइट। चारों फंक्शंस हमने कॉल कर दी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड देखते हैं। देखिए चेक इन इन्वेंट्री क्रिएटिंग ऑर्डर, मतलब सही ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हमने इसको कॉल किया है। अब ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, ये सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन है, लाइन बाय लाइन ये सारी चीज़ें हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि लाइन बाय लाइन जब भी चीज़ें होती है इस तरह से सिंक्रोनस तरीके से, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो ये थ्रेड है, मेन थ्रेड, ये ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब जब कोई फंक्शन यहाँ पर हो रही है तो दूसरा कोई भी काम हो नहीं सकता है। इसका मतलब हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है वो फ्रीज हो सकता है, वहाँ पे रुकेगा, दूसरा कोई भी काम उसके अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड है, राइट। तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि कैसे हम इस थ्रेड को ऑफलोड करें, मतलब खाली रखे थ्रेड, हमेशा जो भी काम हमें करना है उसको थ्रेड के बाहर किया जाए। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन की। कैसे होता है ये देखिए, यहाँ पर लेट्स से कि ये चेक इन्वेंट्री जो है ये डेटाबेस कॉल है, नेटवर्क कॉल है, ठीक है। नेटवर्क कॉल जब भी हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस आईओ, इनपुट आउटपुट एसिंक्रोनस आईओ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डेटाबेस कॉल होता है वो एक नेटवर्क कॉल है। तो नेटवर्क कॉल हो गया, या फिर डिस्क रीड हम जब भी करते हैं, फाइल सिस्टम कॉल हो गया, तो ये जो कॉल्स होते हैं ना ये एसिंक्रोनस आईओ के अंदर आते हैं। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर डेटाबेस कॉल हम करते हैं तो हमें एडवांस में पता नहीं होता है कि कितना टाइम लगने वाला है, वो डिपेंड करता है कि डेटाबेस सर्वर कितना टाइम के बाद रिस्पॉन्स करेगा, राइट। तो उस ऑपरेशन को अगर हम थोड़ा सोचिए, अगर मेन थ्रेड के ऊपर हम करेंगे और डेटाबेस ने 5 सेकेंड ले लिए, तो हम 5 सेकेंड के लिए हमारा जो मेन थ्रेड है उसको ब्लॉक करेंगे, दिक्कत होगी ना, बाकी का कोई भी चीज़ उसके अंदर फिर हो नहीं पाएगा 5 सेकेंड तक, एप्लीकेशन हमारा फ्रीज हो जाएगा, राइट। सो इसको हम करते हैं एसिंक्रोनसली, मतलब मेन थ्रेड के ऊपर नहीं करना है। और सबसे सिंपलेस्ट तरीका अगर किसी भी टास्क को हमें एसिंक्रोनस करवाना है तो हम टाइमर्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सेट टाइम आउट, एक जावास्क्रिप्ट के अंदर ये आपको पता होगा, सेट टाइम आउट जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लेट्स से बोल देते हैं कि 2 सेकेंड लगेगा, यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड्स, और इसको इस तरह से हमने डाल दिया। अब सेम चीज़ हम करेंगे सबके लिए। ये सारे जो है लेट्स समझ लेते हैं कि ये डेटाबेस कॉल है, मे बी यहाँ पर पेमेंट गेटवे कॉल है, मतलब थर्ड पार्टी एपीआई कॉल है, ये जो है ये ईमेल सेंड कर रहा है, ये भी एक नेटवर्क कॉल हो सकता है, उसके लिए भी टाइम लगता है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें एसिंक्रोनस हो जाए, हमारे मेन थ्रेड के ऊपर नहीं। तो सबको क्या करेंगे, सेट टाइम आउट के अंदर रैप करेंगे, और ये टाइम हम डाल रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है एग्जैक्टली कि 2 सेकेंड के अंदर इन्वेंट्री चेक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कम ज़्यादा होते रहेगा, राइट। तो इनको भी डालते हैं सेट टाइम आउट, 1 सेकेंड करते हैं, फिर इसको डालते हैं इसको 2 सेकेंड करते हैं, इसको 1 सेकेंड करते हैं। तो ये सारे सेट टाइम आउट हमारे आ चुके हैं, रैंडम टाइम हमने इसको दिया हुआ है। और अब इसको क्या करते हैं, अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, इसकी ऑर्डर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले आ गया क्रिएटिंग ऑर्डर, उसके बाद आ गया सेंडिंग द इनवॉइस। क्या ये एक्सपेक्टेड था? नहीं, एक्सपेक्टेड तो नहीं था। चेकिंग इन्वेंट्री ये सबसे पहले होना चाहिए था, चेकिंग इन्वेंट्री सबसे पहले, उसके बाद क्रिएटिंग ऑर्डर, उसके बाद चार्जिंग द पेमेंट आना चाहिए था, उसके बाद सेंडिंग द इनवॉइस आना चाहिए था। लेकिन हमारी जो पूरी ऑर्डर है उसमें गड़बड़ हो चुकी है अभी। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो ऐसे ही किया हुआ है और ये लाइन बाय लाइन हमने कॉल किया है, तो ये इस ऑर्डर में क्यों नहीं हुआ? इसका रीज़न ये है कि ये जो कोड एग्जीक्यूट हुआ है ये हुआ है एसिंक्रोनसली। सिंक्रोनस जब भी होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है। जो रेडी है, फॉर एग्जांपल ये 1 सेकेंड का टाइम आउट यहाँ पर दिया हुआ है,
तो 1 सेकेंड के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये 2 सेकेंड का टाइम आउट है, मतलब ये 2 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से जो भी टाइम उसको लगेगा, जितना भी टाइम उसको लगेगा, उस टाइम के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। ये है एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूशन। और ये एसिंक्रोनस है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो एप्लीकेशन के अंदर बाकी का काम हो रहा है, जो दूसरी रिक्वेस्ट आ सकती है, मे बी ये सर्वर हमारा है तो दूसरे जो यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही है वो यहाँ पर ब्लॉक नहीं हो रही है, मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो उसको यहाँ पर एक काम करते हैं, console.log करते हैं अदर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, ऐसे करते हैं, ठीक है, एक लॉग करते हैं। एंड इसको मैं फिर से आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो देखिए अदर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग जो है ना वो ब्लॉक नहीं होगा, सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगा, राइट। हालांकि वो लिखा हमने लास्ट में है बट उसको ब्लॉक नहीं हुआ, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि ये जो सारी है ये एसिंक्रोनस कॉल्स हैं, राइट। बट अभी एक प्रॉब्लम ये है, आप देख सकते हो ऑर्डर क्रिएट पहले हो रही है, इन्वेंट्री पहले होनी चाहिए थी, ये ऑर्डर ठीक नहीं है। इस ऑर्डर को ठीक करने का एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो कैसे ठीक कर सकते हैं इस ऑर्डर को? इसको ठीक करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक्स। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। एंड ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये इसलिए हमें चाहिए, देखो, ताकि हमें ये नोटिफाई हो जाए कि हमारा जो काम है वो हो चुका है, अभी इसके बाद जो काम करना है वो उस फंक्शन के अंदर करो। शायद आपको ये सुनने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी हो रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो देखिए कॉल बैक, इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, ये काम हमारा है, ये काम हो गया, मेन काम हो गया। उसके बाद मैंने जो फंक्शन रिसीव हुई है यहाँ पर एक वेरिएबल, उसको कॉल कर दिया। इसको कॉल कर दिया मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा मेन काम यहाँ पर हो चुका है, डन, कॉल बैक, राइट। अब ये जो कॉल बैक है फंक्शन के अंदर पास किया है, इसका मतलब ये फंक्शन एक हमारे यहाँ से पास करनी पड़ेगी, तो हम एक इनलाइन बना देते हैं, इस तरह से पास कर दी। अब ये जो फंक्शन है ना ये वही है, राइट। ये फंक्शन यहाँ पे जो कॉल बैक वेरिएबल है इसको काम होने के बाद कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये समझ के चल सकते हैं कि console.log इन्वेंटरी डन, ऐसा हो सकता है, राइट। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, एक के ऊपर पहले देखते हैं। तो जैसे चेक इन्वेंट्री काम कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ये कॉल बैक इंटरनली रन हो जाएगा और उसके अंदर हम ये लॉक कर रहे हैं। देखिए फिर से एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अदर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग ब्लॉक नहीं हुआ, चेकिंग द इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री डन, ऑर्डर सही हो गई, अभी हमारे एक चीज़ की हो गई। लेकिन हमें इन्वेंट्री डन ये नहीं करना है, इन्वेंट्री चेक होने के बाद हमें क्या काम करना है, क्रिएट ऑर्डर करनी है, राइट। तो मैं उसको यहाँ पर मूव करूँगा एंड इसको अगर मैं आपको अभी रन करके दिखाऊँ, देखिए अदर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, चेकिंग द इन्वेंट्री, क्रिएटिंग ऑर्डर, ऑर्डर ठीक हो गई, इन्वेंट्री ऑर्डर। तो अभी हमें आइडिया पता चली है, अब हम क्या कर सकते हैं, सेम आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं और सबकी ऑर्डर ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको कॉल बैक पास करेंगे। सो मैं इसको भी करूँगा, देखिए कॉल बैक एंड यहाँ पर उसको कॉल करते हैं, कॉल बैक इस तरह से, एंड यहाँ पर कॉल बैक इस तरह से रिसीव भी करना होगा, सो कॉल बैक, और फाइनली यहाँ पे भी कॉल बैक इस तरह से। एंड अब क्रिएट ऑर्डर के अंदर भी कॉल बैक हमने पास किया है, तो उसके लिए एक फंक्शन यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। क्रिएट ऑर्डर जब भी कंप्लीट हो जाती है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगी, कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा। तो क्रिएट ऑर्डर के बाद हमें क्या करना है, चार्ज करना है पेमेंट, तो उसको मैंने इसके अंदर रख दिया, राइट। अभी सेम चीज़ इसके अंदर भी होगी कि चार्ज पेमेंट जो है वो कंप्लीट होने के बाद ये कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके अंदर। अब चार्ज पेमेंट के बाद क्या करना है, हमें सेंड इनवॉइस करना है, तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। सेंड इनवॉइस जो है वो भी एक कॉल बैक ले रहा है, तो उसके अंदर भी मैंने एक कॉल बैक यहाँ पर पास कर दिया। देखिए सेंड इनवॉइस के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब हमारा काम डन हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक लॉग कर सकते हैं, console.log ऑल डन, राइट। एंड इनको अभी हम इनको कमेंट कर लेते हैं। देखिए
कॉल बैक इम्प्लीमेंटेशन। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है कॉल बैक्स। इस तरह से कॉल बैक्स पास करते हैं। एंड अभी देखना ऑर्डर हमारी फिक्स हो जाएगी। एंटर अदर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, checking the inventory, creating an order, charging the payment and sending the invoice, all done. Order fix, और ये हो पाया है किसकी वजह से? कॉल बैक की वजह से। बट अभी ये जैसे ही करते हैं, यहाँ पर एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। शायद उसके बारे में आपने सुना होगा, कॉल बैक हेल। सुना है इसके बारे में? कॉल बैक हेल, ये है कॉल बैक हेल। सो कॉल बैक हेल बेसिकली क्या होता है कि हमारा कोड हमारे कॉल बैक्स के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, ऐसे बहुत सारे कॉल बैक्स नेस्टिंग यहाँ पर हो जाती है, और उसकी वजह से ना थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे केस में कॉल बैक के अंदर सिर्फ हमने कॉल बैक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लॉजिक हो सकता है, लंबा लॉजिक हो सकता है, फिर इसके अंदर ये है कॉल बैक, फिर इस कॉल बैक के अंदर लॉजिक हो सकता है। तो ऐसा कोड जो है बहुत ही बड़ा हमारा हो जाएगा, और ये कॉल बैक किसका कॉल बैक कौन सा है, इसके चक्कर में सारी जो कोड की रीडेबिलिटी है वो चली जाती है, और कोड को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉल बैक हेल से बचें। कॉल बैक हेल हमें नहीं क्रिएट करना है हमारे कोड के अंदर, राइट। सो इसका सॉल्यूशन मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले में भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ठीक है, इसके अंदर एरर कैसे हैंडल करते हैं हम जब भी कॉल बैक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि चेक इन्वेंट्री जो है इसके अंदर, या फिर क्रिएट ऑर्डर के टाइम एरर आ गई, तो इसको कैसे हैंडल करें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि कॉन्स्ट एरर, लेट्स से एरर आ गई, यहाँ पर मैं एरर इस तरह से क्रिएट करता हूँ, न्यू एरर। लेट्स से कि यहाँ पे इस तरह से एरर आ गई, हमने एक एरर की है, मतलब सिमुलेट करते हैं एरर बेसिकली। सो ऑर्डर क्रिएशन फेल्ड, ऐसे अगर करते हैं, ठीक है। अब एरर जो है यहाँ से हमें समहाउ पास करनी पड़ेगी आगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, इसके अंदर डेटा पास कर सकते हैं। कैसे? ये जो एरर है ये हम यहाँ पर पास कर सकते हैं इस तरह से कॉल बैक के अंदर, और फिर यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर के अंदर ये जो कॉल बैक हम दे रहे हैं ना, ये जो फंक्शन है यहाँ पर उसको रिसीव कर सकते हैं, एरर फॉर एग्जांपल इस तरह से। एंड यहाँ पर हमें चेक लगाना पड़ेगा इफ़ एरर, ऐसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पर करते हैं console.log एरर, या फिर इसको जिस तरह से हैंडल करना है आपका ये लॉजिक यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरह से इफ़ जो है कंडीशन लगा के हमें एरर चेक करनी होती है। मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ एक बार। सो यहाँ पर करते हैं इस तरह से, एंड चेकिंग इन्वेंट्री, एंड आप देख सकते हो ऑर्डर के टाइम एरर आ चुकी है। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमने हैंडल कर दिया, लॉक किया है बेसिकली इसको, राइट। तो इस तरह से हम करते हैं। अब इसके अंदर ना कभी कभी हमें डेटा भी पास करना होता है। तो लेट्स से कि यहाँ पर हम चार्ज पेमेंट के अंदर कुछ डेटा पास करना चाहते हैं, मे बी लेट चार्ज्ड अमाउंट 100। तो इसको ना हम क्या कर सकते हैं, आपने Node.js के अंदर देखा होगा, जब भी आप कॉलबैक्स यूज़ करते हैं तो पहला पैरामीटर रहता है कॉलबैक के अंदर एरर। एक कन्वेंशन है Node.js के अंदर, पहला पैरामीटर होता है एरर, और उसके बाद डेटा वगैरह रिसीव करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बोलूँगा लेट्स से कि इसके अंदर कुछ एरर नहीं आ गई, तो नल करते हैं एरर को, ठीक है। पहला पैरामीटर हमेशा एरर पास करेंगे, सेकेंड पैरामीटर जो है बाकी का डेटा पास करेंगे, चार्ज अमाउंट फॉर एग्जांपल, इस तरह से। अब ये चार्ज पेमेंट जो फंक्शन है इसके अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पर हमें दो पैरामीटर्स अभी रिसीव हो रहे हैं। पहला वो है एरर, राइट, इस तरह से नाम देते हैं एरर इसको, या फिर एरर जैसे ही नाम देना है। एंड दूसरा है चार्ज्ड अमाउंट। यहाँ पर सबसे पहला चेक लगाना पड़ेगा इफ़ एरर, अगर एरर है तो console.log हैंडलिंग दी एरर, राइट, रिटर्न में भी यहाँ से आगे नहीं जाना है। अगर एरर नहीं है console.log, एंड यहाँ पर करते हैं चार्ज्ड अमाउंट, कितना अमाउंट चार्ज हुआ है उसको हमने लॉक कर दिया यहाँ पर। ओके, अब देखिए, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे और
यहाँ पर करते हैं तो आप देख सकते हो इन्वेंट्री चेक, ऑर्डर क्रिएशन के टाइम ऑर्डर एरर आई थी वो हमने हैंडल की है। चार्जिंग पेमेंट, यहाँ पर हमने डेटा पास किया है उस फंक्शन के अंदर से जो कि हमने यहाँ पे जाके रिसीव किया है, देखिए, एंड यहाँ पे लॉक किया है। हैंडलिंग द एरर, ये नहीं चार्ज, हाँ ये वाला यहाँ पे आ गए, एरर कोई नहीं थी, एरर नल भेजी थी हमने। यहाँ पर चार्ज्ड अमाउंट जो कि आपको 100 यहाँ पर दिखेगा, एंड देन कंट्रोल आगे बढ़ गया। तो इस तरह से कॉल बैक्स को हम यूज़ करते हैं, और इस तरह से अगर आपको डेटा पास करना है तो आप कॉल बैक फंक्शन के अंदर पास करते हो, राइट। और एरर वाला जो ये पैटर्न है कि पहला पैरामीटर आप हमेशा एरर रखिए, अगर एरर नहीं है आपके एप्लीकेशन के अंदर जस्ट नल रखिए उसको, लेकिन हमेशा पास करना है। ओके, सो ये है कॉल बैक, एंड आप देख सकते हो कि इंस्टेंटली ये जो कोड है हमारा एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल। तो अभी इसका क्या सॉल्यूशन है, राइट? तो इसका सॉल्यूशन है प्रॉमिसेस। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फीचर है प्रॉमिसेस, जो पूरी जावास्क्रिप्ट की गेम ही इसने चेंज कर दी है। इन सारी चीज़ों को इतना हम ज़्यादा रीडेबल बना सकते हैं प्रॉमिसेस की मदद से, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। हे कोडिंग ज्ञान फैमिली, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है, इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। अभी चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। सो प्रॉमिसेस को यूज़ करने के लिए काम कैसे होता है, देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं प्रॉमिसेस के अंदर, देखिए सबसे पहले प्रॉमिसेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फीचर है, एक क्लास है, और उसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमें एडवांस में पता नहीं होता है कि कितने टाइम के बाद रिस्पॉन्स आने वाला है, 2 सेकेंड के बाद आएगा या 5 सेकेंड के बाद आएगा। तो हम जस्ट प्रॉमिस का यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि ये लो प्रॉमिस, और मुझे जैसे ही तुम्हारा काम रेडी मतलब हो जाता है, डेटाबेस से डेटा आ जाता है, तो मुझे नोटिफाई करना। कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉन्स्ट प्रॉमिस एक क्रिएट करना है, और वो करते हैं हम ऐसे, न्यू प्रॉमिस, इस तरह से, एंड इसके अंदर हम एक कॉल बैक देते हैं। कॉल बैक नहीं बोलेंगे यहाँ पर, इसके अंदर एक फंक्शन देते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करेंगे कॉल बैक को, इसके अंदर एक फंक्शन पास करेंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो चीज़ हमने की थी इसको मैं मूव कर लेता हूँ इसके अंदर इस तरह से, एंड फाइनली यहाँ से हम इस प्रॉमिस को रिटर्न करेंगे, ओके, इस फंक्शन से। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमें कॉल बैक नहीं यूज़ करना है, तो कॉल बैक हटा देते हैं, यहाँ से कॉल बैक हटा देते हैं। बट अब ये क्वेश्चन है कि अब ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये काम हमारा हो चुका है, राइट? ये करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है। ये जो फंक्शन होती है ना प्रॉमिस के अंदर, इसके अंदर हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक रिजॉल्व नाम की फंक्शन मिलती है, और दूसरी मिलती है रिजेक्ट। 2 फंक्शंस मिलती है। अगर ये काम सक्सेसफुल होता है तो हम यहाँ से रिजॉल्व को कॉल करते हैं, एग्जैक्टली वो जैसे हमने कॉल बैक कॉल किया था वैसे हम रिजॉल्व को कॉल करते हैं। इससे ये बोलते हैं कि हाँ, काम सक्सेसफुल हो चुका है, वी आर डन, ओके। अगर कोई एरर आती है तो रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट हम कॉल करते हैं। अभी के लिए रिजॉल्व का देखते हैं कैसे काम हो रहा है। सो एक काम करते हैं, इसको यूज़ करके देखते हैं। सो यहाँ पर आते हैं, एंड ये कॉल बैक हेल जो है इसको हम कमेंट करेंगे, एंड यहाँ पर जो हमारी पहली फंक्शन है जिसको हमने प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट किया है उसको कॉल करते हैं। सो यहाँ पर करते हैं चेक इन्वेंट्री, इसको कॉल करेंगे, एंड डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है। देखिए, कॉल कर दिया, अदर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग ब्लॉक नहीं हुआ है, अभी भी हम एसिंक्रोनसली काम कर रहे हैं, एंड उसके बाद चेकिंग द इन्वेंट्री ये हुआ है, काम हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे चेक इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट वाली फंक्शन उसी ऑर्डर में कॉल करनी है। अगर मैं यहाँ पर प्रॉमिस को कन्वर्ट, इसको देखिए, ये जो सेकेंड फंक्शन है इसको अगर कन्वर्ट करता हूँ प्रॉमिस के अंदर, सो
यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट प्रॉमिस एंड यहाँ पर करते हैं न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट। इसको इसके अंदर मूव कर लिया, कॉल बैक को हटा देते हैं, एरर को हटा देते हैं अभी के लिए, एरर का बाद में देखेंगे, एंड यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं जैसे कि सक्सेस हो गया, और फाइनली प्रॉमिस को रिटर्न करते हैं। इस तरह से कर सकते हो आप, या फिर वेरिएबल की जगह आप डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो यहाँ से ही, ऐसे, राइट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, चेक इन्वेंट्री के बाद क्रिएट ऑर्डर करना है, राइट। सो मैं यहाँ पर अगर इसको लिखता हूँ, यहाँ पर अंदर देखिए इसका 2000 मिली सेकेंड का इसके अंदर टाइम लगेगा इसको, एंड यहाँ पर है 1000। हमें ऑर्डर क्या एक्सपेक्टेड है कि पहले चेक इन्वेंट्री हो जाए, उसके बाद क्रिएट ऑर्डर हो जाए, लेकिन होगा क्या अभी देखिए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अदर रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद हुआ क्रिएटिंग ऑर्डर। हमें चाहिए था इन्वेंट्री पहले, राइट। ऑर्डर मिस हो गए, हमने प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट किया लेकिन ऑर्डर का प्रॉब्लम फिर से हो गया। तो अब इस ऑर्डर को फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब भी प्रोमिसेस हम यूज़ करते हैं तो हम जो भी फंक्शन कॉल होता है उसके ऊपर देन कॉल करते हैं, और देन के अंदर हमें वो फंक्शन रिसीव, यहाँ पर एक फंक्शन रिसीव हो जाती है, और उसके अंदर वो जो रिजॉल्व कॉल किया हमने, इसके अंदर अगर कोई डेटा हम पास करेंगे जैसे कॉल बैक के अंदर कर रहे थे, तो वो डेटा हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर करते हैं console.log, यहाँ पर करते हैं डन, इन्वेंट्री डन, ऐसे करते हैं इन्वेंट्री डन, एंड इसको मैं मूव करूँगा क्योंकि वो होने के बाद ही हमें ये करना है, राइट। सो इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ एक बार। सो यहाँ पर आते हैं एंड एंटर, देखिए चेकिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डन, एंड उसके बाद ही ऑर्डर हुआ है, मतलब ऑर्डर फिक्स यहाँ पर हुई है। बट अभी आपने यहाँ पर देखा होगा कि देन के अंदर फिर हमने कॉल बैक पास किया है। अभी क्रिएट ऑर्डर के बाद जो हमें चार्ज पेमेंट करना है तो उसके लिए एक देन कॉल बैक होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगेन कॉल बैक हेल ही हो रहा है क्या, राइट? नहीं, इसका एक दूसरा तरीका है। इस तरह से हम कॉल बैक की अंदर देने की जगह हम एक काम कर सकते हैं। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसका पूरी चीज़ इसके अंदर से हटा दूंगा, एंड मैं चाहता हूँ कि क्रिएट ऑर्डर फंक्शन इसके बाद होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर इसको जस्ट इसका रेफरेंस पास करूँगा, इसको कॉल नहीं करूँगा। देखिए इस तरह से। सो यहाँ पर क्या होगा, चेक इन्वेंट्री होगी, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि देन उसके बाद क्रिएट ऑर्डर फंक्शन एग्जीक्यूट करो। देखिए इसको सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर चलते हैं एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए चेकिंग इन्वेंट्री एंड क्रिएटिंग ऑर्डर, ऑर्डर फिक्स हो गई। अब एक काम करते हैं, जो बाकी सारी फंक्शंस है उनको भी कन्वर्ट करते हैं प्रॉमिस के अंदर। देखो चार्ज पेमेंट को कर दिया, सेंड इनवॉइस को करते हैं, सेंड इनवॉइस भी हो गया। देखिए सबको हमने कन्वर्ट कर दिया है प्रॉमिस के अंदर। अब आते हैं एंड अब मैं बोलूँगा कि चेक इन्वेंट्री, उसके बाद क्रिएट ऑर्डर, देन क्या करो, देन करो चार्ज पेमेंट, देन क्या करो, देन करो सेंड इनवॉइस, इस तरह से। देखिए सो यहाँ पर देखिए ये इस टाइप की हमारी जो APIs है वो अभी दिख रही है, ठीक है। एंड इसको हम थोड़ा सा ये करने के लिए ना फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ये ऐसे आ सकता है यहाँ पर, इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं जल्दी से एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ, और देखिए ऑर्डर इसकी। सो ब्लॉक नहीं किया हमने, उसके बाद चेकिंग इन्वेंट्री, क्रिएटिंग एन ऑर्डर, चार्जिंग द पेमेंट, सेंडिंग द इनवॉइस, राइट। जिस ऑर्डर में हमें चाहिए उस ऑर्डर में चीज़ें अभी हो रही है, और कॉल बैक यहाँ पर जो हेल्थ था वो नहीं है, ये थोड़ा सा क्लीन दिखता है। देखिए ऑलराइट, सो ये तो बढ़िया है, बट मुझे ये बताइए कि एरर कैसे हैंडल करें इसके अंदर, राइट। सो एरर हैंडल करने के लिए देखिए जब भी हम देन इस तरह से यूज़ करते हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एरर जो पहला वाला जो है ना चेक इन्वेंट्री, लेट्स से कि इसके अंदर एरर आ गई। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अभी इस केस में रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट कॉल करूँगा, ठीक है। यहाँ पर करते हैं रिजेक्ट, एंड रिजेक्ट के अंदर में भी न्यू एरर ऐसे पास कर देते हैं, एंड यहाँ पर मैसेज देते हैं फेल्ड
टू चेक इन्वेंटरी, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब रिजेक्ट हमने कॉल किया है, इसका मतलब जो प्रॉमिस है हमारा वो मतलब रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा। प्रॉमिस के 3 स्टेट्स होते हैं। पेंडिंग मतलब जब भी जैसे काम हो रहा है, जैसे हम कॉल करते हैं उसको पेंडिंग स्टेट में रहता है। उसके बाद रिजॉल्व स्टेट में जाता है, फुलफिल्ड उसको बोलते हैं बेसिकली। जब भी हम उसको रिजॉल्व करते हैं ना कि सब कुछ ठीक है, सक्सेस हो चुका है, फुलफिल्ड हो गया। एंड ये है हमारा रिजेक्टेड, मतलब रिजेक्ट होने के बाद, एरर आने के बाद, तो उसके बाद ये रिजेक्टेड स्टेट में चला जाता है। सो अब देखिए ये रिजेक्ट जो किया है, अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ क्या होगा, देखिए इसको एग्जीक्यूट करूँ तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो एरर यहाँ पर रिजेक्ट की है उसको हमने हैंडल नहीं किया, उसको हमें हैंडल करना होता है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कैच लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से कैच बेसिकली एक मेथड कॉल करते हैं एंड इसके अंदर एक फंक्शन देते हैं एंड इस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे जो एरर थ्रो हुई है वहाँ से उसको हम रिसीव कर सकते हैं एंड यहाँ पर इसको हैंडल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं जस्ट लॉक कर रहा हूँ अभी के लिए, सेव करते हैं। आप देख सकते हो किस तरह से हम कैच ब्लॉक इसके ऊपर डाल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, कहीं पे भी इस चेन के अंदर अगर एरर आती है तो यहाँ पर ये कैच हो जाएगी, हमारा एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो चेकिंग द इन्वेंट्री एंड एरर आ गई तो हमने यहाँ पे लॉक कर दिया, इसको हैंडल किया है। ये एप्लीकेशन क्रैश नहीं है, इसको हमने हैंडल किया हुआ है। ओके अब ये क्वेश्चन होगा कि इसके अंदर कहीं पे भी अगर एरर आती है तो हम कैच कर रहे हैं, मे बी हमें सबको कॉमनली कैच नहीं करना है, मे बी हमें अलग से कैच करना है। जैसे कि चेक इन्वेंट्री जो है इसको हमने अलग से कैच करना है, क्रिएट ऑर्डर जो है उसको अलग से उसको अलग तरीके से हैंडल करना है। तो इंडिविजुअल ये जो हमारी प्रॉमिस फंक्शंस है उसको कैसे कैच करें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप जस्ट इस कैच को एंड में ना रखते हुए आप जिसको कैच करना है उसके ऊपर मूव करिए, उसी चेन के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इन्वेंट्री का हैंडल हो जाएगा। ये जो अगर ऑर्डर के अंदर करना है तो यहाँ पर एक कैच डाल दीजिए, तो ये इसके ऊपर वाला जो कैच है उसको ये हैंडल करेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको लॉक करके, हाँ ये है फेल्ड चेक इन्वेंट्री। हम और एक काम करते हैं, यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर के अंदर भी इसको रिजेक्ट कर लेते हैं इस प्रॉमिस को, और यहाँ पर करते हैं फेल्ड टू क्रिएट एन ऑर्डर, ऐसे करते हैं एंड इसको करते हैं एग्जीक्यूट। देखिए चेकिंग इन्वेंट्री फेल हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर हम रुके नहीं, हम डायरेक्ट नेक्स्ट पे गए, क्रिएटिंग ऑर्डर वो भी फेल हो गया, उसको भी हैंडल कर लिया। चार्जिंग द पेमेंट, सेंडिंग द इनवॉइस, बाकी की स्टेप्स कंप्लीट हो गई। तो अगर इंडिविजुअल ऐसे कोई फंक्शन को चेन के अंदर आपको अगर हैंडल करना है तो वो भी ऑप्शन आपके पास मिलता है। इस तरह से आप कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। सो ये है बेसिकली प्रोमिसेस एंड देन की मदद से हम उसको जो भी रिजॉल्व का डेटा होता है उसको हम गेट करते हैं, या फिर उसके बाद अगर कुछ फंक्शन कॉल करनी है तो उसके अंदर डायरेक्टली आप इस तरह से कॉल कर सकते हो, पास कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ये कॉल करेगा इंटरनली। अब ये भी ठीक है, लेकिन ये भी तरीका ना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। इसके अंदर भी कुछ नेस्टिंग्स आप देख रहे हो, अगर कोड ज़्यादा हो गया हैंडलिंग का वगैरह इसके अंदर, तो ये भी कोड थोड़ा सा लंबा हो जाता है और कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा कॉल बैक हेल जैसा ही दिखना शुरू हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम एसिंक अवेट यूज़ कर सकते हैं। अब ये एसिंक अवेट क्या है, चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सो लेट्स से, इसको कमेंट करते हैं, लेट्स से कि हमें इसी ऑर्डर में सारी चीज़ें कॉल करनी है। हमें चेक इन्वेंट्री कॉल करनी है, उसके बाद हमें क्रिएट ऑर्डर कॉल करनी है, चार्ज पेमेंट ये करना है, सेंड इनवॉइस करना है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ऑर्डर ख़राब होने वाली है हमारी, क्योंकि कोई भी देन कॉल बैक हेल हमने यूज़ नहीं किया है। देखिए यहाँ पर अगर करते हैं तो एरर भी आ रही है, क्योंकि एरर हम थ्रो कर रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है। ऐसे ये काम नहीं करेगा। हमें अगर इसी ऑर्डर में इसको करना है तो हम यहाँ पर एक कीवर्ड लगा सकते हैं जो कि है अवेट। यहाँ पर देन यहाँ पर देन यहाँ पर एंड यहाँ पर। अब ये कंप्लेन करेगा कि हम अवेट इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जो रैपिंग फंक्शन होती है उसको हमें एसिंक करना पड़ेगा।
अब इस केस में क्या होगा, मैं आपको एग्जीक्यूट करके इसको दिखाता हूँ। देखिए इस केस में सबसे पहले तो ये फेल हो रहा है क्योंकि अभी इसका हैंडल करने का, एरर हैंडलिंग का तरीका अलग होता है, उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन वापस इसको रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एरर हटा देते हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। सो ये गई रिजॉल्व, सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट इस तरह से, एंड यहाँ पर देखना चेकिंग इन्वेंट्री, क्रिएटिंग एन ऑर्डर, चार्जिंग द पेमेंट एंड सेंडिंग द इनवॉइसेस, एंड उसके बाद अदर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये लास्ट में क्यों गया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट ऑर्डर जो है ना ये फिक्स हो चुकी है फिर से। देखिए जिस ऑर्डर में हमें चाहिए था, तो यहाँ पर आके देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए ये जो एसिंग अवेट जो है ना, ये सिंटैक्स और कुछ नहीं है, ये एक जस्ट शुगर सिंटैक्स है। मतलब सिंपल तरीके से बस वही काम जो हमने किया था प्रॉमिस देन वाला, ये अभी इस तरह से हम करते हैं मॉडर्न तरीके से। अब ये काम कैसे होता है, देखिए इसके पीछे मतलब फिलॉसफी ये है कि हमें कोड लिखना है, वो दिखना चाहिए सिंक्रोनस जैसा, क्योंकि हमें ऑर्डर मेंटेन करनी है ना कि ये पहले करना है, उसके बाद रुको, फिर ये करो, फिर उसके बाद ये करो। तो ये कोड आपको दिखेगा कि सिंक्रोनस कोड जैसा लिखा है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो होता है वो एसिंक्रोनस होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि देखो ये 4 फंक्शंस जो है ना, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स से कि यही हमारी वो 4 फंक्शंस है। ठीक है, इस तरह से हमने 1 बाय 1 करके लिखी हुई है। अब जो पहली फंक्शन जैसे ही हमारी थ्रेड के ऊपर जाएगी, उसके ऊपर अवेट लिखा हुआ है, और जैसे अवेट रहता है उसको हम थ्रेड पे नहीं रखते हैं, हम इसको ऑफलोड करते हैं, थ्रेड से बाहर जाके वो वेट करेगी। सो यहाँ पर अवेट है ना, तो थ्रेड के बाहर जाके ये वेट कर रही है कब कंप्लीट होगा, उसके अंदर टाइमर या फिर जो भी है डेटाबेस कॉल जो भी हो रहा है वो वेट करेगा। हमारा मेन थ्रेड जो है ये ब्लॉक नहीं है, राइट। उसके बाद ये खाली है, इसका मतलब सेकेंड वाली भी जा सकती है, ये भी वेट करेगी, लेकिन ये अगेन लाइन में लग जाएगी इसके, क्योंकि हमने बोला है कि इसको वेट करना है पहले, उसको होने के बाद ही ये वाली चीज़ जो है उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। लेकिन वो मेन थ्रेड के ऊपर नहीं रुक रही। देखिए ये यहाँ पर इसके अंदर अलग से क्यूज़ होते हैं, आपने सुना होगा माइक्रो क्यूज़ है, मैक्रो क्यूज़ है, इवेंट लूप, बहुत सारा जार्गन उसके अंदर है। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं हो रहा है। जैसे हम अवेट लिखते हैं ये ऑफलोड हो जाता है, मेन थ्रेड के ऊपर नहीं, ऑफलोड होके वो वेट करेगा, उसके अंदर जो भी काम हो रहा है उसका कंप्लीट होने का वेट करेगा, राइट। बिल्कुल इसी तरह से ये भी यहाँ पे जाएगा, वेट करेगा, ये यहाँ पर जाएगा, वेट करेगा। एंड ये जो मेन थ्रेड है ना ये पूरा खाली है, इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर जितना भी काम हो रहा है, दूसरी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, इसलिए तो इसको एसिंक्रोनस बिहेवियर हम बोलते हैं। बट अभी ये क्वेश्चन होगा आपके केस में कि हमने ये देखा अगर ये सारी चीज़ें अगर एसिंक्रोनस है तो हमारा ये जो कंसोल लॉग है ये लास्ट में क्यों हुआ। मैं यहाँ पर लेके आता हूँ इसको, लास्ट में क्यों हुआ। यहाँ पर देखें पहले सारी चीज़ें हुई है, अगर ये एसिंक्रोनस है तो ये लास्ट में क्यों हुआ, इसको क्यों वेट करना पड़ा। इसलिए वेट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से फिजिकली हमने कोड लिखा हुआ है ना लाइन बाय लाइन, इसको हम ये बोल रहे हैं कि अवेट करना मतलब इसके बाद नेक्स्ट लाइन का कोड जो है ना उसको एग्जीक्यूट मत करना, ये हम बोल रहे हैं। लेकिन मेन फ़र्क ये है कि ये वेट कर रहा है मेन थ्रेड के ऊपर, नहीं वेट कर रहा है। हमारे सिंक्रोनस जब भी लाइंस मतलब एग्जीक्यूट हुई थी फंक्शंस, उसके अंदर क्या था कि ये यहाँ पर मेन थ्रेड के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो रही है, उसकी वजह से मेन थ्रेड ब्लॉक हो रहा था। लेकिन जैसे हम यहाँ पे अवेट करते हैं तो ये फंक्शन दूसरी जगह जाके वेट कर लेती है। अभी मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ गया। पंचायत वेब सीरीज़ आपने देखी है? उसके अंदर जो भूषण जी है और उसकी पत्नी विधायक जी से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं और विनोद तो आपको याद ही होगा, विनोद जो है विनोद भी उसके साथ में जाता है और विधायक जी बोलते हैं कि आ जाइए बैठ जाइए। तो वो भूषण जी आते हैं, बैठना शुरू करते हैं, उसके पीछे विनोद जी आना शुरू करते हैं। तो विधायक जी बोलता है कि तुम दोनों वहाँ जाके रुको। तुम कहाँ रहे? पीछे उधर खड़े रहो, उधर। राइट। तो वो जो वहाँ जाके रुको वाला जो सीन है ना, वो बेसिकली एसिंक्रोनस कोड है, उसको मेन थ्रेड के ऊपर ब्लॉक नहीं करना है, वो रुक रहा है वहाँ पे बाहर जाके, राइट। सो
कुछ इसी तरह से यहाँ पर होता है, जो भी अवेट वाली चीज़ें हैं वो सस्पेंड हो जाती है, मेन थ्रेड के ऊपर नहीं रुकेगी, वो बाहर जाके रुकेगी। लेकिन जो आपकी ये जो एग्जीक्यूशन यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है ना, ये यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि हमने बोला कि इसके बाद का कोई कोड एग्जीक्यूट मत करना इस पर्टिकुलर फ्लो के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर एप्लीकेशन के अंदर और कोई कोड अगर एग्जीक्यूट हो रहा होगा दूसरी रिक्वेस्ट यूज़र्स की, वो होगी। वो यहाँ पर हमें क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि फिजिकली कोड हमारा कंसोल लॉग यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर लाके सेट टाइम आउट पे करता हूँ, इसको ऑफलोड कर देता हूँ बेसिकली थोड़ी देर के लिए, सेट टाइम आउट ऐसे करते हैं एंड लेट्स से कि यहाँ पर इसको 3 सेकेंड दे दिया, ठीक है, एंड इसको मूव कर देते हैं इसके अंदर इस तरह से। और यहाँ पर अभी क्या होगा देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको दिखेगा इसके अंदर। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चेकिंग इन्वेंट्री एंड उसके बाद देखिए अदर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग आ चुका है। इसको स्लॉट मिल गया बीच में। क्यों मिल गया? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3000 मिली सेकेंड के लिए रुकने के लिए बोला था, तो 3 सेकेंड के बाद 3000 मिली सेकेंड 3 सेकेंड के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। और जैसे कि हमने ये देखा था कि इसके लिए कोई मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं हो रहा है, इसका मतलब थ्रेड खाली है, तो ये जैसे ही कंप्लीट हुआ इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया। इसका मतलब हमारे रियल एप्लीकेशन के अंदर जब भी हम अवेट इस तरह से हम कोड यूज़ करते हैं, तो ये जो बाकी की रिक्वेस्ट होती है, दूसरे यूज़र्स जो एक्सप्रेस.js के ऊपर एंड पॉइंट पे ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो ब्लॉक नहीं होती है, क्योंकि मेन थ्रेड हमारा खाली है। और ये फ़ायदा है एसिंक्रोनस कोड का, और ये फ़र्क है सिंक्रोनस तरीके से कॉल करना और एसिंक्रोनस तरीके से कोड को कॉल करना। यहाँ पर अगेन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। ये इस तरह से जब भी हम अवेट लिखते हैं, इसका मतलब हम रुकने के लिए बोल रहे हैं, इस लाइन पर पॉज कर रहे हैं एक तरह का। कितने टाइम तक? जब तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता है। जब तक प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, लेकिन मेन थ्रेड पे नहीं, इसको मेन थ्रेड के बाहर वेट कर रहे हैं ताकि दूसरा काम यहाँ पर रुक ना जाए। ओके, इसलिए बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी भी मेन थ्रेड को ब्लॉक मत करना ज़्यादा टाइम पर। क्यों? क्योंकि मेन थ्रेड चाहिए होता है खाली हमें, जो भी नई रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल करने के लिए। सो अभी ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर हम इस तरह से एसिंक अवेट यूज़ करते हैं तो कैसे हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं, राइट? डेटा को कैसे रिसीव कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स से कि चेक इन्वेंट्री है, तो मे बी हमारे पास एक कोई डेटा होगा इन स्टॉक, लेट्स से कि 4 है इन स्टॉक। तो हमें अगर डेटा सेंड करना है कॉलिंग पे, यहाँ पे अगर डेटा रिसीव करना है बेसिकली यहाँ पर, तो वो कैसे होगा? यहाँ पर हमें रिजॉल्व के अंदर जो डेटा है उसको हम पास कर सकते हैं। ये जो रिजॉल्व फंक्शन है ना, यहाँ से जो पास करेंगे वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा इस फंक्शन के कॉल पे। सो आप यहाँ पर कॉन्स्ट एंड इन स्टॉक ऐसे कर सकते हो, और यहाँ पर अगर मैं लॉक करूँ इसको, इन स्टॉक, और इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे इन स्टॉक रिसीव हुआ डेटा। तो अगर प्रॉमिस के अंदर अगर हमें डेटा रिसीव करना है उस फंक्शन से, वो हम करते हैं रिजॉल्व फंक्शन के थ्रू, रिजॉल्व फंक्शन के अंदर पास करते हैं उसको। ओके, अब एरर का देखते हैं। डेटा हमने देख लिया, एरर कैसे हैंडल करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे एरर आ गई, तो एरर के लिए हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट, राइट? यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये रिजेक्ट कर लिया प्रॉमिस, एरर आ गई। तो अब इसको हैंडल कैसे करेंगे? इसको हैंडल करने के लिए मैं अभी के लिए ये हटा देता हूँ, ठीक है? इसको हैंडल करने के लिए एक तरीका ये है कि सबको आप ट्राई कैच के अंदर डाल दो। सो यहाँ पर इसको मूव, यहाँ पे कैच एरर, एंड यहाँ पर करो console.log एरर, और एरर को लॉक कर दो इस तरह से। देखिए क्या किया, ट्राई कैच के अंदर रैप कर दिया है। एंड अभी अगर इसको करते हैं एग्जीक्यूट, तो अभी देखना यहाँ पर ये फाइनली हमने चेकिंग इन्वेंट्री का लॉग हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको हैंडल कर दिया, राइट? इस तरह से हम क्या करते हैं, जो एरर है उसको हैंडल करते हैं। अभी ये बहुत सिमिलर है किससे, जो हमने लास्ट में एक कैच डाला था ना, हमारे पूरे चेन के बाद एक कैच डाला था, तो ये इससे सिमिलर है। अगर हमें हर एक फंक्शन को इंडिविजुअली अगर एरर हैंडल करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल को अलग से ट्राई कैच आप डाल सकते हो।
सो यहाँ पर ट्राई कैच डाल दो दूसरे फंक्शन के लिए, कैच एरर, एंड इसके अंदर इसी तरह से एरर हैंडल कर दी, एक को रख दिया इसके अंदर। तो इस तरह से हर एक फंक्शन के लिए जो कॉल है हमारा उसको हम अलग ट्राई कैच के अंदर डाल सकते हैं, ताकि सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर कुछ एरर आती है उसको अगर आपको अलग तरीके से हैंडल करना है तो आप यहाँ से इस तरह से हैंडल कर सकते हो। देखिए मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पर अगर करते हैं तो यहाँ पर देखना, ये है पहला हैंडल हो गया इन्वेंट्री का एरर, उसके बाद अदर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग एन ऑर्डर, चार्जिंग पेमेंट, बाकी की सारी चीज़ें चल रही है, कोई क्रैश यहाँ पर नहीं है। ओके, सो इस तरह से हम प्रोमिसेस के अंदर जो एरर हैंडलिंग है वो करते हैं। देखिए काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हमने कॉल बैक के अंदर देखा, सिंक्रोनस कोड देखा। सबसे पहले तो मेन थ्रेड ब्लॉक हो रहा था, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया कॉल बैक के अंदर, सेट टाइम आउट लगाया। सेट टाइम आउट क्या है? टाइमर है, और टाइमर बेसिकली हम एसिंक्रोनस चीज़ें टाइमर की मदद से सिंक्रोनस की एसिंक्रोनस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने कॉल बैक उसके अंदर पास किया ऑर्डर ठीक करने के लिए। वो होने के बाद फिर हमने कॉल बैक हेल देखा, कॉल बैक हेल को फिक्स करने के लिए हमने प्रोमिसेस रिटर्न की, फिर प्रॉमिस देन का यूज़ किया। देन को जब भी यूज़ किया वो भी थोड़ा सा सिमिलर हो गया कॉल बैक हेल जैसा। फिर फाइनली जाके हमने इस तरह से एसिंक और अवेट यूज़ किया, जो कि सिर्फ एक शुगर सिंटैक्स है और कुछ नहीं, बिहाइंड द सीन चीज़ें वैसे ही होती है। ओके, सो ये तरीका है। और आप अगर मुझे पूछोगे कि आपके कोड के अंदर कौन सा आपको यूज़ करना है, कॉल बैक देन यूज़ करना है कि ये एसिंक अवेट यूज़ करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी एसिंक अवेट आप यूज़ करिए, क्योंकि सब लोग वही यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे क्लीनेस्ट तरीका है एसिंक अवेट प्रोमिसेस को हैंडल करने का। ओके, सो ये थी प्रोमिसेस। और अगर आपको देखना है कि रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोमिसेस कैसे हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो देखिए जिसके अंदर हमने प्रोमिसेस को यूज़ किया है एक रियल प्रोजेक्ट के अंदर।